हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ द चैप्टर हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप जरूर से जरूर इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखें जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आई ऑलवेज सजेस्ट टू माई स्टूडेंट्स कि किसी भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का वीडियो देखने से पहले उसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और बेहतर तरीके से समझ में आए और वो दिमाग में सेटल हो जाते हैं। तो जब आपके एग्जाम्स होते हैं ना, उस टाइम पे आपका ज्यादा टाइम नहीं लगता है चीजों को याद करने में, समझने में, राइट। सो इट्स मोर लाइक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो मेक श्योर आप उसे जरूर देखें। वो वीडियो का लिंक यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो एक्सप्लेनेशन का वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ऑलराइट, अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, एंड मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलना है, क्योंकि वहां पर मैं सभी नोट्स और पीडीएफ शेयर करती हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सो मेक श्योर यू ज्वाइन दैट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ऑलराइट बच्चा, अब जल्दी से बढ़ते हैं हम इस वीडियो में आगे। ऑलराइट बच्चा, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है ट्रू और फॉल्स का। देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ग्रैंडमदर वांटेड टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट टू गेन इंडिपेंडेंस। क्या इंडिपेंडेंस पाने के लिए ही जो ग्रैंडमदर है वो कन्नड़ अल्फाबेट यानी कन्नड़ भाषा सीखना चाहती थी? तो यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसी बारे में तो भाई ये पूरा का पूरा चैप्टर है कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती थी, आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी, सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहती थी, और इसीलिए वो कन्नड़ लैंग्वेज जो है अपनी पोती से सीखती हैं, राइट। नेक्स्ट इज the grandmother asked someone in the village to read Kashi Atre to her while the narrator was away. जब सुधा मूर्ति when she was just 12 years old, जब वो शादी में दूसरे गांव गई हुई थी, उस टाइम पे जब काशी यात्रा आती है तो उसमें जो लिखा हुआ होता है वो पढ़ नहीं पाती है दादी। तो क्या उसके लिए वो गांव में किसी और से पढ़वाती है कि आप पढ़ दो मुझे? क्या ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि इट इज फॉल्स। इसलिए क्योंकि इस टाइम पर उनको बहुत ही एम्बैरेसमेंट होती है कि हमारा घर इतना अच्छा, बढ़िया, और कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, सब कुछ इतना अच्छा है, तो ऐसे में मैं किसी से और से बोलूंगी कि अरे जरा पढ़ देना। तो ये सोच सोच के उन्हें काफी एम्बैरेसमेंट हो रही थी, और ये एम्बैरेसमेंट उन्हें हुई इसीलिए तो वो हेल्पलेस महसूस कर रही थी, और इसीलिए तो उन्होंने कन्नड़ अल्फाबेट सीखने की ठानी थी, राइट। नेक्स्ट इज द नरेटर वाज द ग्रैंडमदर्स फर्स्ट टीचर एंड टॉट हर हाउ टू रीड कन्नड़। एब्सोल्युटली ट्रू कि जो नरेटर है, नरेटर कौन है बेटा? दैट 12 ईयर ओल्ड गर्ल ओनली, जो सुधा मूर्ति है। तो उन्होंने अपनी दादी को उनकी पहली टीचर भी बनी, बिल्कुल सही है, और उनको जो है कन्नड़ पढ़ना भी सिखाया। एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट इज द ग्रैंडमदर बिलीव्ड दैट देयर वाज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। मतलब जो दादी है उनका क्या मानना था? वो इस चीज में विश्वास रखती थी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, एंड एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट कि वो यही मानती थी कि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है, और इसीलिए तो वो कुछ नया सीख पाई और आत्मनिर्भर बन पाई। The grandmother touched the narrator's feet as a mark of respect for her as a teacher. सरस्वती पूजा के दिन जब दिन दादी ने अपनी डेडलाइन के लिए रखा था कि इस दिन मैं खुद से पढ़ूंगी, कोई भी नॉवल जो भी होगी मैं खुद से पढ़ूंगी, उस दिन नॉवल पढ़ने से पहले क्या दादी ने सुधा मूर्ति के पैर छुए थे, यानी अपनी पोती के पैर छुए थे, उन्हें रिस्पेक्ट देने के हिसाब से कि भाई उस समय ये मेरी पोती नहीं, मेरी गुरु है। क्या ऐसा उन्होंने किया था? जी हाँ, बिल्कुल किया था। अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट। लास्ट, The narrator was disappointed with the progress her grandmother made in learning to read. जो नरेटर है अगेन सुधा मूर्ति, वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी कि जिस तरीके से उनकी दादी पढ़ रही है, मेहनत कर रही है, ये अप टू द मार्क नहीं है, तो वो डिसअपॉइंटेड थी। क्या ये बात सच है? बिल्कुल भी नहीं, इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। क्योंकि जो दादी हैं उन्होंने बहुत मेहनत की थी, और इस चीज को अप्रिशिएट किया था सुधा मूर्ति ने कि इतनी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट मुझे मिली है, और फ्लाइंग कलर से वो पास भी हुई, राइट। तो बहुत मेहनती थी, और उन्होंने बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं थी सुधा मूर्ति उनमें। ठीक है, चलिए अब है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। पहला एक्सट्रैक्ट है, When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situations. What had happened? I was worried. Avva, is everything all right? Are you okay? I used to call her Avva, which means mother in the Kannada spoken in North Karnataka. She nodded but did not reply. I did not understand and forgot about it. In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. It was a summer night and there was a full moon. Avva came and sat next to me. Her affectionate hands touched for my forehead. जब वापस लौट कर आती है ना सुधा मूर्ति, तो ये वो समय है जब देखती है कि उनकी जो दादी हैं वो बहुत उदास हैं, और ये भी महसूस करती है कि जो आज तक किसी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी परेशान नहीं हुई, वो आज रो क्यों रही है, ऐसा क्या कारण है। और जब जो सुधा मूर्ति हैं
क्योंकि वो गर्मियों का समय था, तो रात में डिनर के बाद जब छत पर जाकर अपने परिवार के साथ छत पे सो रही होती हैं, उस टाइम पे अव्वा आती है और सर पे प्यार से हाथ सहलाते हुए उनसे कुछ कहती हैं, ठीक है? और उनके पास बैठती हैं। अब क्या कहती हैं वगैरह वो इस एक्सट्रैक्ट में गिवन नहीं है। अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। द फ्रेज नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस टेल्स अस दैट द ग्रैंडमदर वाज, मतलब ग्रैंडमदर को कभी भी रोते हुए नहीं देखा, तो इसके लेकिन आज वो रो रही हैं। इससे क्या पता चलता है कि एक्चुअल में ग्रैंडमदर जो है वो किस तरीके की वुमन है, किस तरीके की लेडी है। स्ट्रॉन्ग विल्ड, अंडरस्टैंडिंग, कंसिडरेट, बोल्ड। तो उससे हमें ये समझ में आता है दैट शी इज अ स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन। क्यों हमको ये समझ में आता है? बेसिकली इसलिए क्योंकि जो इतनी परेशान है इस वक्त, इतनी दुखी भी हैं और रो भी रही हैं, बट उस मोमेंट में भी वो जो है डिटरमिन्ड है कि मुझे ये लैंग्वेज सीखनी है। मतलब वो उस दुख में डूबती नहीं है कि देखो मेरे साथ ऐसा हो गया। नो, सो शी इज अ स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन कि नहीं, मुझे सीखना है और मैं जरूर सीखूंगी, और अपने आप को एक डेडलाइन भी दे देती है, राइट? चलिए, नेक्स्ट इज ग्रैंडमदर डिड नॉट रिप्लाई व्हेन द नरेटर आस्क्ड if she was all right because she might have been too dash to respond। तो जब ग्रैंडमदर जो है वो नरेटर को जवाब नहीं देती है, जब नरेटर बोलती है कि इफ शी वाज ऑल राइट, मतलब जब नरेटर यानी सुधा मूर्ति जब उनसे पूछती है, रोते हुए देखती है तो पूछती है ना कि आप ठीक तो है ना, तो इस टाइम पे कोई जवाब नहीं देती है ग्रैंडमदर, वो सिर्फ नॉड करती है। इफ यू रिमेंबर, नॉड मैंने मीनिंग भी बताया था कि हाँ के अंदर सर हिलाना। तो जब नॉड करती है तो यहाँ पर क्यों जवाब, कुछ कहकर जवाब क्यों नहीं देती है? क्योंकि वो बहुत इमोशनल थी या टायर्ड थी? तो बेसिकली शी वॉज वेरी इमोशनल, वो बहुत ज्यादा इमोशनल और भावुक हो रही थी। उन्हें लग रहा था आपका गला भर आता है, आप बोल नहीं पाते उस टाइम पे, यू डोंट इवन फील लाइक टॉकिंग और सेइंग एनीथिंग, है ना? तो इस वजह से भी वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। चलिए, नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हम। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द क्लू फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट्स अ रूरल सेटिंग विद ट्रेडिशनल कस्टम्स। अब देखो, आंसर तो आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन बस कर देती हूँ। बेसिकली इसका मतलब है कि आपको इस एक्सट्रैक्ट में कौन सी लाइन से या किस चीज से ये पता चलता है कि भाई गांव का एक माहौल है, गांव का एक घर है, किस चीज से पता चलता है? तो देखिए, इसके अंदर लिखा है ना कि गर्मियों का समय है और गर्मियों में ये सारे डिनर करके और छत पे जाके सो जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में रात को ठंडी ठंडी हवा चलती है तो सोने चले जाते हैं। शहरों में यूजुअली ऐसा नहीं होता, शहरों में कूलर, पंखे, एसीज ये यूज होते हैं, ठीक है? वो छतों पे जाकर नहीं सो सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे रीजन है, लेकिन गांव में आज भी ये कई जगह ये प्रैक्टिस ही चलती है कि रात में घरों के छत पे जाके सो जाते हैं गर्मियों में। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये एक रूरल सेटिंग है, गांव का एक माहौल दिखाया गया है, ठीक है? नेक्स्ट इज विच लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट एस्टैब्लिश अ टेंडर एटमोस्फेयर। टेंडर मतलब एक मासूमियत भरा हुआ, बहुत ही वल्नरेबल सा माहौल, ठीक है? जहां विच इज फुल ऑफ इमोशंस। तो कौन सी ऐसी लाइन से पता चलता है? तो जो अव्वा है वो जब सुधा मूर्ति के पास आकर बैठती हैं और प्यार से उनका जो सर सहलाती हैं, दैट इज फुल ऑफ इमोशंस एंड वेरी इनोसेंट, वेरी टेंडर एटमोस्फेयर इट वाज, कि फुल ऑफ इमोशंस अगेन, ठीक है? कि वो बहुत परेशान है लेकिन कुछ कह नहीं रही है और अपनी पोती के पास बस आकर बैठ गई क्योंकि अपने मन की कोई बात वो शेयर करना चाह रही है शायद। तो शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग बट एक्सप्रेसिंग एवरीथिंग, ठीक है? नेक्स्ट इज which of the following aspects is not emphasized in the given extract। और ऑप्शन ऑलरेडी टिक्ड, मैंने इसको ब्लैक करना भूल गई। तो कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो कि इस एक्सट्रैक्ट के अंदर एम्फेसाइज्ड नहीं है? तो देखिए, इमोशनल टर्मोइल ऑफ द ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर के अंदर इमोशंस का एक जिसको कहते हैं ना कि फुल ऑफ इमोशंस है, ओवरवेल्म्ड है, बहुत सारे जो है भंवर सा है एक इमोशंस का, अलग अलग भावों का। तो क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल है, वो बहुत इमोशनल है इस टाइम पे। द अफेक्शनेट बॉन्ड बिटवीन द नरेटर एंड हर ग्रैंडमदर, ऑफ कोर्स कितना ज्यादा इमोशनल कनेक्ट यहाँ हमें दिखाया गया है, वो एक अफेक्शनेट बॉन्ड यहाँ दिखाया गया है, तो ये भी बिल्कुल है। द नरेटर्स कंसर्न फॉर हर ग्रैंडमदर, ऑफ कोर्स सुधा मूर्ति जो है वो भी अपनी ग्रैंडमदर को लेकर बहुत ही ज्यादा कंसर्न्ड है अभी, राइट? तो वो भी हमें दिखाया गया है। तो ये तीनों चीजें एम्फेसाइज्ड हैं। ग्रैंडमदर्स रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन, ये चीज एम्फेसाइज्ड नहीं है, मतलब ये चीज सही बात नहीं है भाई। ग्रैंडमदर जो है उन्हें तो बहुत रिग्रेट हुआ था कि वो क्यों नहीं पढ़ लिख सकी, है ना? तो ये जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ये सही नहीं है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट कि भाई सुधा मूर्ति जो है वो देखती है वो रिग्रेट उनके चेहरे पे, अपनी दादी के चेहरे पे, तो शी वॉज वेरी रिग्रेटफुल कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता। हियर इज दी next extract. It is, I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. I will work very hard. I will keep Saraswati Puja Day during Dussehra as the deadline. That day I should be able to read a novel on my own. I want to be independent. I saw the determination on her face, yet I laughed at her. Avva, at this age of 62, you want to learn the alphabet? All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen. Childishly, I made fun of the old lady, but she just smiled.
For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. I will work harder than anybody, but I will do it. For learning, there is no age bar. तो यहाँ पर क्या बता रही है बेसिकली कि अपनी इच्छा, इस एक्सट्रैक्ट के अंदर पता चल रहा है हमें कि जो ग्रैंडमदर है अपनी इच्छा जो है वो बता रही है कि वो पढ़ना लिखना सीखना चाहती हैं और वो कन्नड़ अल्फाबेट सीखना चाहती है। ऑल्दो सुधा मूर्ति जो है वो सिंस शी वाज अ चाइल्ड देन, तो इस बात की हंसी भी उड़ाती है, मजाक उड़ाती है कि आपके बाल सफेद हो गए, आपको आंखों से ढंग से दिखाई नहीं देता, आप चश्मा पहनती हैं, आपके हाथों की स्किन तक रिंकल्ड हो गई है, झुर्रियां पड़ गई हैं उनमें, और अब इस एज में आप सीखना चाहती हो, क्या फायदा है अब सीखने का। बट स्टिल ग्रैंडमदर वाज डिटरमिन्ड, क्योंकि उनको लगता था कि सीखने की कभी भी कोई उम्र नहीं होती है। और उसके अलावा उन्होंने अपने लिए डेडलाइन भी निर्धारित कर ली थी, और डेडलाइन थी सरस्वती पूजा का जो दिन है उस दिन वो नॉवल पढ़ के बताएंगी। ये उन्होंने अपने लिए एक डेडलाइन भी फाइनलाइज करी थी, राइट। अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। What does the grandmother's statement "I want to be independent" reveal about her character? कि जो ग्रैंडमदर ने ये जो कहा था कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, ये बात ग्रैंडमदर का कौन सा कैरेक्टर या एटीट्यूड बताती है। ठीक है, पहला है शी वॉन्टेड टू बी लिटरेट, कि वो साक्षर होना चाहती थी, पढ़ना लिखना सीखना चाहती थी। सेकेंड, शी डिजायर्स सेल्फ सफिशियंसी, कि वो सेल्फ सफिशियंट होना चाहती थी, आत्मनिर्भर होना चाहती थी। शी वॉन्ट्स टू प्रूव हर इंटेलिजेंस टू अदर्स, वो दुनिया को, बाकी लोगों को ये प्रूव करना चाहती थी कि वो भी इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, समझदार है, राइट। या फिर शी फील्स प्रेशर्ड बाय सोसाइटी टू लर्न, भाई जिस तरीके की सिचुएशन ग्रैंडमदर ने फेस करी थी उस सिचुएशन के हिसाब से जो है ग्रैंडमदर सोसाइटी का एक प्रेशर फील कर रही थी, एक बर्डन फील कर रही थी कि नहीं उन्हें भी ना पढ़ना लिखना सीखना ही होगा। ठीक है, सो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, क्योंकि सोसाइटी जो है मेरे सामने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है। तो बेटा बेसिकली ये जो सेंटेंस है ना, देखिए ऑप्शन बी जो है इट इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाई ऑप्शन बी, ये भी हमें पता होना चाहिए। द रीजन इज, यहाँ लिखा है शी वांटेड टू बी लिटरेट, क्या वो लिटरेट होना चाहती थी? हाँ, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन वो लिटरेट होना चाहती हैं, कन्नड़ अल्फाबेट सीखना चाहती हैं, तो साक्षर होना चाहती है, ये उनकी एक डिजायर है, उनकी एक इच्छा है ना, कि नहीं मुझे ना पढ़ना है, तो ये उनकी एक इच्छा है। और हमारी जो इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं से हमारा एटीट्यूड, हमारा कैरेक्टर समझ में आता है लोगों को। तो यहाँ पर सिंस शी वांटेड टू बी लिटरेट, उनके इस एटीट्यूड से उनका कैरेक्टर समझ में आ रहा था कि भाई वो एज अ पर्सन कैसी है। तो एज अ पर्सन वो कैसी है? शी इज डिटरमिन्ड एंड सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये हमें समझ में आता है कि भाई बेसिकली वो किस तरीके की इंसान है। इन दोनों में कई बार स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम लिटरेट भी तो वो होना ही चाहती थी, तो सेल्फ सफिशिएंट पे हमने क्यों किया? ए और बी दोनों ऑप्शन ही तो सही हो सकते हैं। सो आई होप आपको अब ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा बेटा कि सेल्फ सफिशिएंसी ग्रैंड मदर के कैरेक्टर को बता रही है कि वो किस तरीके की इंसान थी, वहीं लिटरेट होना उनकी एक इच्छा थी। ठीक है, तो आपकी इच्छाओं से ही आप किस तरीके के इंसान हैं हमें ये पता चलता है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, द ग्रैंडमदर्स डिटर्मिनेशन शोज दैट लर्निंग हैज नो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई ग्रैंडमदर का क्या ख्याल था कि लर्निंग की कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, तो एज लिमिट नहीं होना। तो जेंडर बायस, कल्चरल बैरियर्स, हाँ ये भी सही है, लेकिन इस चैप्टर में जो स्पेसिफिकली मेंशन है वो एज लिमिट, ये वर्ड मेंशन है। तो आपका सही ऑप्शन, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर जो होगा वो एज लिमिट ही होगा, कि सीखने के लिए कोई भी उम्र नहीं होती, आप जब चाहे जिस उम्र में चाहे सीख सकते हैं, राइट। Next question is, complete the following with a suitable reason. All right. The narrator laughs at her grandmother's decision to learn the alphabet at the age of 62 because, भाई जो सुधा मूर्ति है जब सिर्फ 12 साल की थी और जब देखती है कि ग्रैंडमदर जो है कन्नड़ अल्फाबेट सीखना चाहती है, तो इस बात पर ना वो हंसने लग जाती है। क्यों हंसने लग जाती है? बिकॉज उनको एक तो ये बात ना बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगती कि भाई ग्रैंड मदर 62 ईयर्स ओल्ड की है और इतनी बूढ़ी हो चुकी है, ढंग से दिखाई भी नहीं देता उनको, स्पेक्टेकल्स पहनती है, चश्मे पहनती है, रिंकल्स पड़ चुके हैं, हाथों तक पे रिंकल्स पड़ चुके हैं, और इस एज में आके उन्हें पढ़ना लिखना क्यों सीखना है? पढ़ना लिखना तो ये तो छोटे बच्चों का काम है ना, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। दादी तो इतनी बड़ी हो गई है, अब वो सीख कर क्या करेंगी और क्या मतलब? ये तो बच्चों का काम है, तो बच्चों का काम दादी को क्यों सीखना है 62 ईयर्स की एज में, राइट। तो सिंस सुधा मूर्ति खुद 12 साल की ही थी, तो बच्ची ही थी, तो उनका भी ख्याल वैसा ही था, राइट। और इसलिए सुधा मूर्ति हंसी कि अरे दादी इतनी बूढ़ी हो चुकी हो, तो अब ये क्यों सीखना है आपको, राइट। सो शी कंसिडर्स इट अनरियलिस्टिक, बिलीवेबल नहीं लगता है ये कि भाई सचमुच सीखना चाहती हो क्या, राइट। तो इस वजह से उन्हें हंसी आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट एनी टू क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर की
जिस तरीके की इंसान वो थी, उनकी 2 क्वालिटीज़ जो हमें इस चैप्टर से समझ में आ रही हैं। तो 2 क्वालिटीज़ थी, वो तो ये थी कि एक तो वो सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहती थी और एक इंडिपेंडेंट किस्म की महिला थी वो। इसीलिए वो चाहती थी कि मैं पढ़ाई-लिखाई करके और किसी पर भी निर्भर ना रहूँ। इसके अलावा शी वाज़ डिटरमिन्ड कि चाहे मेरी एज 62 इयर्स की है, बट स्टिल मैं मेहनत करूँगी और जितनी मेहनत लगेगी वो सारी मेहनत करने के लिए मैं रेडी हूँ। मैं ज़रूर मेहनत करूँगी और मैं कन्नड़ अल्फ़ाबेट जो है वो सीख कर ही रहूँगी। तो उनका ये जो अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन है और उनका जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनका जो इंडिपेंडेंट एटीट्यूड जो है, ये सब हमें इस चैप्टर से उनके बारे में जानने को मिलता है। अच्छा, जब भी हम ये बताते हैं ना बेटा, जैसे यहाँ पर हमने एटीट्यूड के बारे में बताया कि किस किस्म की पर्सन थी वो, यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट, डिटर्मिनेशन, आप आगे सीनियर क्लासेस में आपको और हेल्प मिलेगी अगर आप अभी से ही समझ लेंगे तो, कि आपको उस चैप्टर को पढ़कर किस सेंटेंस से लग रहा है कि हाँ भाई दादी जो है वो डिटरमिन्ड थी, या दादी जो है वो उनमें बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट था, इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, वो तो बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट थी। किस वजह से लगता है? ये आपको रीजंस देने बहुत जरूरी होते हैं, है ना? अगर आप रीजन नहीं देंगे तो आप अपनी बात को प्रूव नहीं कर सकते, राइट? तो आप हमेशा रीजन देखिए, अगर आपको कुछ लग रहा है तो क्यों लग रहा है। जब जैसे यहाँ पर डिटर्मिनेशन लिखा हुआ है, तो हाउ कैन यू से दैट दादी वाज अ डिटरमिन्ड वुमन, क्योंकि दादी ने ये जो एक प्रण लिया था ना, उस उन्होंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया था कि इस दिन तक, डेडलाइन भी दी थी खुद को कि इस दिन तक जितनी मेहनत लगेगी उतनी मेहनत मैं करूंगी और इस दिन तक मैं खुद से एक नॉवल पढ़ूंगी, आई रीड दैट नॉवल, ठीक है? और कौन सा दिन डिसाइड किया था? सरस्वती पूजा। तो इस एटीट्यूड से समझ में आता है दैट यस शी वाज अ डिटरमिन्ड वुमन। इसके अलावा सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों होती है उनमें और वो इंडिपेंडेंस क्यों? क्योंकि उन्होंने देखिए किसी से पूछा नहीं था, जब वो रीड नहीं कर पा रही थी स्टोरी को, तो किसी और से पूछने में उन्हें थोड़ी सी शर्म आई और उस मोमेंट में उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अगर वो पढ़ लिख पाती, मतलब अगर रीड कर पाती ना, तो शायद वो आत्मनिर्भर हो जाती, सेल्फ सफिशिएंट हो जाती। तो सिंस उनकी वो चाह समझ में आती है हमें कि हाँ वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, यानी मेंटली शी इज एन इंडिपेंडेंट वुमन, ठीक है? कोर्स से वो एक इंडिपेंडेंट वुमन ही है, इसीलिए तो उन्हें एम्बैरेसमेंट हुई। अगर उनको नहीं फर्क पड़ता तो किसी से भी पूछ लेती कि भाई रीड कर दो, राइट? तो इसीलिए उन्होंने ये जो सोचा ना कि भाई इस एज में आके भी मुझे सीखना है और मुझे लर्न करना है, उनको ये इस मौके पे वो नहीं शर्माती हैं कि भाई अगर मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी, कुछ नया सीखूंगी तो लोग क्या कहेंगे, वो ये नहीं सोचती। इस मौके पे जब सीखने का मौका आता है वो सीख लेती हैं, राइट? इसीलिए हम कह सकते हैं कि उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट था, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ कैन वी से दैट द नरेटर इज मेकिंग अजम्पशंस अबाउट हर ग्रैंडमदर। मेकिंग अजम्पशंस का मतलब बेसिकली ये है बेटा कि जो नरेटर है, यानी अगेन 12 ईयर ओल्ड सुधा मूर्ति, उन्होंने क्या अजम्पशंस लगा लिए ग्रैंडमदर को लेकर, मतलब दादी को लेकर अपने आप से ही क्या क्या सोचकर बैठ गई वो। तो क्या क्या सोचकर बैठ गई से मेरा मतलब है कि दादी पर हंसी क्यों थी सुधा मूर्ति, जो सुधा मूर्ति थी हंस पड़ी थी ना दादी के ऊपर कि अरे दादी अभी सीखोगे क्या, आप तो आप 62 ईयर्स के हो गए हो ये। तो यहाँ सुधा मूर्ति अपने आप से ये सोचकर बैठ गई थी कि दादी की एज में पढ़ना लिखना थोड़ी सीख पाएंगे, पढ़ने लिखने का काम किसका है, मैंने क्या बताया था अभी, छोटे बच्चों का काम है, इसीलिए तो वो स्कूल जाते हैं। पढ़ना लिखना, नई लैंग्वेज जैसे ये सीखना, कन्नड़ अल्फाबेट सीखना चाहती थी, तो ये तो छोटे बच्चे सीखते हैं, तो दादी 62 ईयर्स की एज में होकर ये क्यों सीखना चाहती है? उसके अलावा दादी इतनी बूढ़ी हो चुकी है, बाल सफेद हो चुके हैं, ग्रे हेयर है, रिंकल्स एंड जितना भी मैंने बताया दादी के बारे में उनका फिजिकल अपीयरेंस जो था और जितनी ओल्ड वो थी, अगेन यही लग रहा था सुधा मूर्ति को कि दादी की जो एज है या उनकी जो सिचुएशन है अभी, इस एज में आके इनके लिए पॉसिबल थोड़ी है। तो कहीं ना कहीं अपने आप से सुधा मूर्ति ने ये सोच लिया था कि दादी जो है शायद उनमें अब इतनी वो काबिलियत नहीं रही है कि वो कुछ नया सीख पाए, ठीक है? ऐसा नहीं कि वो लायक नहीं है, लेकिन होता है ना कि भाई एक एज हो गई तो जल्दी थक जाते हैं, उतनी मेहनत नहीं हो पाती है और एक बार पढ़ाई छूट जाती है तो वापस किताबों पर लौटना आसान नहीं होता है, इट टेक्स अ लॉट, है ना? ये सारे रीजंस जो हैं वो सुधा मूर्ति जो है वो सोचकर बैठ गई कि शायद इनके लिए पॉसिबल नहीं है। ये सब अजम्पशंस थे। सो शी अज्यूम्स हर ग्रैंडमदर्स कैपेबिलिटीज आर लिमिटेड, कि मेरी जो ग्रैंडमदर है उनकी कैपेबिलिटीज ना अब सीमित हो गई है क्योंकि वो बूढ़ी हो गई हैं, वो उतनी ज्यादा अब एनर्जेटिक नहीं रही है जितना पहले थी, ठीक है? वो अपने घरेलू काम जो है भाई, ट्रेडिशनल हाउस होल्ड ड्यूटीज जो है, अपने घरेलू काम है, उन पर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सारी चीजों को संभालती हैं, देखती हैं, है ना? इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए, इतने सारे कामों को करते हुए वो कैसे
एजुकेशन जो है वो कैसे पढ़ाई लिखाई जो है वो सीख पाएंगी, राइट? शी इनिशियली लाफ्स एट द आइडिया, wrongly believing that older people with gray hair and wrinkles cannot learn the alphabet or start studying anew. तो पेरेंट्स से हम कहते हैं ना कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो यही कहीं ना कहीं सुधा मूर्ति ने यही किया कि इतनी बूढ़ी हो चुकी है, इतना दूसरे घर के इतने सारे काम रहते हैं, इनको नहीं सीख पाएंगी अब ये, उसको यही लगा, यही उन्होंने अज्यूम कर लिया ग्रैंड मदर को लेके। लेकिन जिस तरीके से मेहनत की ग्रैंड मदर ने, सुधा मूर्ति के सारे अजम्पशंस को गलत ही साबित कर दिया, राइट? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। It is answer the following questions. पहला है, why do you think the grandmother felt embarrassed to ask someone else to read her while the narrator was away? तो जब सुधा मूर्ति शादी अटेंड करने के लिए दूसरे गांव में गई हुई थी, तो उस टाइम पे जो दादी हैं, उन्होंने अपने आस पड़ोस में या गांव में किसी और से क्यों नहीं कहा वो काशी यात्री की स्टोरी पढ़ने के लिए? भाई काशी यात्री की स्टोरी वीकली मैगजीन में प्रिंट होकर आती थी ना, तो किसी और से क्यों नहीं कहा अगर सुधा मूर्ति उस टाइम पे नहीं थी तो? वो इसलिए बेटा, बिकॉज शी वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड, बिकॉज ये लगा दादी को कि लोगों को लगेगा कि मैं कितनी डिपेंडेंट हूं, है ना? उनकी इलिटरेसी जो है वो सबके सामने आएगी। नाउ दादी, शी वॉज अ वेरी इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमेन, है ना? इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि उनके जो ख्याल थे, उनका जो थॉट प्रोसेस था, उनके जो आइडियाज थे, वो काफी इंडिपेंडेंट थे। इसीलिए तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो अब पढ़ना लिखना सीखना चाहती है, कन्नड़ अल्फाबेट वो सीखना चाहती है, इसीलिए तो डिसीजन लिया था ना। तो यहाँ पर एक ऐसी महिला जो कि इतनी सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, जिसमें आत्मसम्मान भरा हुआ है, ऐसे इंसान के लिए ये सहन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि वो दुनिया के सामने हेल्पलेस लगे, लाचार लगे या निर्भर लगे, है ना? लाचार या निर्भर लगे, यानी हेल्पलेस या डिपेंडेंट लगे। तो दादी भी नहीं चाहती थी कि सिंस आई एम सच अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमेन, आई डू नॉट वांट टू अपीयर एज अ डिपेंडेंट और एज अ हेल्पलेस वुमन, राइट? वो नहीं चाहती थी उनके साथ ऐसा हो, और इसीलिए वो इतना एम्बेरस्ड फील कर रही थी कि अगर मैं किसी और से पूछूंगी ना, तो मैं हेल्पलेस ही लगूंगी, मैं बहुत ही डिपेंडेंट लगूंगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तो इसीलिए उन्होंने किसी भी और से नहीं कहा कि उन्हें वो स्टोरी रीड करके बताए, राइट? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट से कहती हूँ, और जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है, या एक्सप्लेनेशन आपको कहीं से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, मेक श्योर यू आस्क योर डाउट्स। इसके अलावा अगर आप अपने कोई ओपिनियन मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल वो कीजिए, कभी भी हेजिटेंट मत होना डाउट्स पूछने में, क्योंकि जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मैं हर डाउट और हर क्वेश्चन को आंसर करती हूँ। तो कमेंट्स के थ्रू आप मुझसे बिल्कुल पूछिए और मैं उन्हें बिल्कुल आंसर करूंगी, राइट? कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट आ रहा है, अपनी तरफ से कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप टेक्स्ट को लेकर, यू आर ऑल अलाउड टू डू दैट, राइट? तो बिल्कुल पूछिए, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why does the narrator initially laugh at her grandmother's determination to learn at the age of 62? अब ये जो क्वेश्चन है, ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, दो एक बार आ चुका है, तो इससे हमें ये समझ में आता है दैट ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों जो है सुधा मूर्ति अपनी ग्रैंड मदर पर हंस दी थी कि ग्रैंड मदर इतनी डिटरमिन्ड है, इतनी ज्यादा दृढ़ निश्चय होकर और एकदम बोल रही है कि मैं पढ़ना सीखना चाहती हूँ, कन्नड़ अल्फाबेट जो है मैं जरूर सीखूंगी। क्यों वो इतनी ज्यादा डिटरमिन्ड हैं? तो उनकी डिटर्मिनेशन देख के कहीं ना कहीं जो सुधा मूर्ति है वो हंस रही होती है। तो क्यों हंस रही होती है? अगेन वही कैपेबिलिटी वाली बात है, क्योंकि उन्हें सिंस शी वॉज ओनली 12 years old, ये चीज कभी अपने दिमाग से निकालना नहीं कि इस टाइम पे सुधा मूर्ति सिर्फ 12 साल की हैं जब वो अपनी 62 years old ग्रैंड मदर से डील कर रही है, ठीक है? तो अपने बचपने में बेसिकली उन्होंने ये सोच लिया कि जो एजुकेशन है वो छोटे बच्चों का ही काम है, कि भाई छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े लोगों को कभी अपने स्कूल पढ़ने के लिए जाते हुए देखा है क्या? तो वो नहीं जाते हैं, और 62 year old इंसान तो स्कूल बिल्कुल ही नहीं जाता। तो उसके लिए ये आइडिया एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल था, उसके लिए बड़ी अनरियलिस्टिक सी बात थी ये, क्या 62 year old ग्रैंड मदर अब पढ़ना लिखना सीखेगी, कन्नड़ अल्फाबेट सीखेगी? और इसीलिए इसको ये लगता है कि ये बात ना कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है कि अभी वो सीखना चाहेंगी, ठीक है? कि इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं तो अब सीखने का मतलब भी क्या है, और अब सीखकर करेंगी भी क्या? और वैसे भी ये दादी का काम थोड़ी है, दादी का काम तो घर संभालना है, किचन संभालना है, ठीक है? घरेलू काम जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को संभालना है। इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में ये बच्चों वाला काम कहाँ से और कैसे करेंगी दादी? वो भी इतनी बूढ़ी हो गई है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो सिंस ये थॉट प्रोसेस था सुधा मूर्ति का उस समय, इसलिए वो अपनी दादी पर हंस पड़ी, राइट? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what significance does the story of Kashi Yatre have
इन बोथ द ग्रैंडमदर्स लाइफ एंड द स्टोरी। यानी काशी यात्रा की स्टोरी भी हमने एक आउटलाइन तो पढ़ा ही था ना हमने कि भाई किस बारे में, वो भी एक ओल्ड लेडी के बारे में है जो काशी जाना चाहती है और भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करना चाहती है ताकि बहुत पुण्य कमा सके। बट जो पैसे इकट्ठा करती है उस यात्रा के लिए, वो पैसे वो एक अनाथ लड़की को दे देती है उसके बेहतर भविष्य के लिए, कि लड़की जिसे पसंद करती है उससे शादी कर सके और अपना जीवन सुंदर बना सके, बेहतर बना सके अपना भविष्य, राइट। तो ये करती है। अब जब ये इसमें पूछा जा रहा है बेसिकली कि ये स्टोरी जो है जिससे इतना कनेक्टेड थी दादी, वो उन दादी की लाइफ के अंदर क्या डिफरेंस लेकर आता है, तो डिफरेंस ये लेकर आता है बेटा कि दादी इतनी ज्यादा कनेक्टेड हो गई थी उस स्टोरी से और वो कहीं ना कहीं ये महसूस करती थी कि ये जो ओल्ड लेडी स्टोरी के अंदर है उसकी कहानी और मेरी कहानी भी बिल्कुल सिमिलर सी है, वो रिलेट कर पाती थी। और वो क्या सिमिलैरिटीज हैं कि जिस तरीके से इस ओल्ड लेडी ने इतने सारे सेक्रीफाइसेस करे हैं, इतने सारे स्ट्रगल्स करे हैं, ग्रैंड मदर ने भी अपनी लाइफ में उतने ही सेक्रीफाइसेस करे हैं, उतनी ही ज्यादा मेहनत करी है, इतने स्ट्रगल्स करे हैं, है ना। तो एक तो वो ये रिलेट कर पाती थी, दूसरा ये भी कि भाई ये जो ओल्ड लेडी है इस स्टोरी में वो भी काशी जाना चाहती है और ग्रैंड मदर जो है वो भी काशी जाना चाहती है ना। तो बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज उसमें थी जिसकी वजह से दादी उस ओल्ड लेडी से, काशी यात्रा से, इसकी स्टोरी से रिलेट कर पाती थी, इसीलिए वो इतनी इमोशनली अटैच हो गई थी और इसीलिए वो बिल्कुल वेट नहीं कर सकी कि कब सुधा मूर्ति आएंगी और कब मैं पता चलेगा मुझे कि स्टोरी में इस बार क्या आया है। और इसीलिए वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई कि जब सुधा मूर्ति आई तो उस समय वो रो रही थी, ठीक है, कि मैं कितनी लाचार हूँ, हेल्पलेस हूँ। तो सिंस वो पढ़ नहीं पाई एक तो ऊपर, क्योंकि कनेक्टेड बहुत हो गई थी तो उनमें वो मतलब वो वेट ही नहीं कर पा रही थी, है ना। दूसरा उनके जीवन में बहुत बड़ा चेंज ये आया कि कहीं ना कहीं काशी यात्रा की वजह से ही उनको ये रियलाइज हुआ कि लिटरेट होना या पढ़ना लिखना आना भी जरूरी होता है ना। तो उनको सिंस ये एहसास हुआ और नानी दादी जो है वो शी वॉज एन इंडिपेंडेंट वुमन, तो उनको ये भी लगा कि भाई सीखने की तो कोई उम्र होती ही नहीं है, तो अगर इस उम्र के अंदर मैं कन्नड़ अल्फाबेट अगर सीखूंगी तो मैं कुछ नया सीखूंगी और आत्मनिर्भर बनूंगी, सेल्फ सफिशिएंट बनूंगी। तो ये दोनों ऐसी चीजें थी जो बहुत ही ज्यादा चेंजेस लेकर आई और ये बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट डाला ग्रैंड मदर की लाइफ में, ठीक है। तो अलाउइंग हर टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड इन द स्टोरी इट एम्फसाइजेस थीम्स ऑफ सेल्फलेसनेस। तो स्टोरी के अंदर किस तरीके से, इसमें दोनों का पूछा है ना, ग्रैंड मदर की लाइफ में और स्टोरी में। तो ग्रैंड मदर की लाइफ में तो क्या चेंज लेकर आई थी काशी यात्रा, ये कि दादी जो है सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट बनी क्योंकि उन्होंने कन्नड़ अल्फाबेट सीखा कहीं ना कहीं काशी यात्रा की वजह से। तो ये तो ग्रैंड मदर की लाइफ के अंदर सिग्निफिकेंस है। स्टोरी में क्या सिग्निफिकेंस है, स्टोरी में ये सिग्निफिकेंस है कि जो दादी है वो उसे रिलेट कर पाती थी कि भाई इसकी लाइफ में, सोल लेडी की लाइफ में जितने भी स्ट्रगल्स हैं, सेल्फलेसनेस, ड्यूटी, सेक्रीफाइसेस, ठीक है, तो वो सारी चीजें ना ग्रैंड मदर की लाइफ में भी थी। तो ग्रैंड मदर की लाइफ के बारे में जब हम बात कर रहे हैं दैट मीन्स इट्स अ स्टोरी। भाई ग्रैंड मदर की लाइफ के बारे में ही तो जाना है ना हमने स्टोरी के बारे में, लेकिन ग्रैंड मदर की पर्सनल लेवल पर किस तरीके से चेंजेस आए, ठीक है, किस तरीके से वो पर्सनल लेवल पर चेंज किया था कि 62 ईयर एज में उन्होंने पढ़ना, कन्नड़ अल्फाबेट सीखा, राइट, और बेहतर और एक इंडिपेंडेंट वुमन बनी, सेल्फ सफिशिएंट बनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज What does the grandmother's desire to learn the Kannada alphabet reflect about her? Again, ये क्वेश्चन भी अगर हम देखें तो मिलता जुलता सा ये इनके एटीट्यूड, इनके कैरेक्टर के बारे में ही पूछा है कि ग्रैंड मदर की जो इच्छा है कि वो कन्नड़ अल्फाबेट सीखना चाहती हैं, इससे आपको ग्रैंड मदर के बारे में क्या समझ में आता है, ठीक है, आपको क्या चीज पता चलती है, What does it reflect about ग्रैंड मदर। तो ये हमने पहले भी देखा था कि वो कितनी डिटरमिन्ड है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमन है, ये सारी चीजें हमें समझ में आती है उनको लेकर। तो ये सिमिलर सा ही क्वेश्चन है कि 62 इयर्स की एज होने के बावजूद भी उनका जो इमेंस और अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन है हमें वो समझ में आता है। थर्स्ट ऑफ नॉलेज, थर्स्ट फॉर नॉलेज, कि भाई आज भी उनमें ये भूख है कि कितना वो नॉलेज जो है वो गेन कर सकें, तो वो आज भी सीखना चाहती है। उनके हमें ये समझ में आता है कि ग्रैंड मदर जो है वो कितना बियॉन्ड जाके सोच सकती है कि उनके लिए सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है कि भाई अब तो 62 साल के हो गए, अब सीख कर क्या करेंगे, ये नहीं है ग्रैंड मदर के लिए, राइट। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ये भी हमें उनके बारे में समझ में आता है दैट शी वाज अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमन, कि वो नहीं चाहती थी कि दुनिया को ये लगे कि वो कितनी हेल्पलेस और लाचार है। क्योंकि अगर किसी को पता चला कि देखो बेचारी खुद से पढ़ नहीं पा रही है, दूसरों पर निर्भर है, परिवार तो बाहर गया हुआ है शादी में, तो आस पड़ोस से पूछ रहे भैया पढ़ दे रहे, तो वो नहीं चाहती थी कि लोगों को लगे मैं कितनी लाचार हूं। तो वो इससे समझ में आता है कितनी सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, ठीक है। एंड हाईलाइट्स हर बिलीफ
that age is never a barrier to education and proves a deep desire to become self-reliant rather than depending on others. ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं हमें इससे समझ में आती है कि वो दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहती थी. She didn't want to rely on others and self-reliant होना चाहती थी, आत्मनिर्भर होना चाहती थी. ठीक है. Next question is, what lessons can we infer from the grandmother's action of touching the narrator's feet? Infer का मतलब ये होता है बेटा कि हम क्या conclude करते हैं इससे या क्या हमें समझ में आता है, ये मीनिंग होता है infer का. तो यहाँ पर दादी जो है जब सरस्वती पूजा के दिन जब उन्हें पढ़ना, सरस्वती पूजा का दिन डेडलाइन था ना दादी के लिए कि इस दिन वो रीड करेंगी नॉवेल. तो नॉवेल रीड करने से पहले वो क्या करती हैं, सुधा मूर्ति को, उनकी 12 साल की पोती को एक स्टूल पे बैठाती हैं और फिर उनके पैर छूती हैं. राइट. तो ये एटीट्यूड जो होता है या ये एक्शन जो है दादी का, वो अगेन उनके बारे में क्या दिखाता है या उससे हमें क्या समझ में आता है, व्हाट वी कंक्लूड आउट ऑफ दिस एक्शन. तो हमें ये समझ में आता है कि जो गुरु होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, जितना हो सके हमें उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए और वो जो हमें सिखाते हैं हमें उसे हमेशा एक्नॉलेज करना चाहिए. ये सोचकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि हाँ ठीक है ना, इन्होंने सिखा दिया, इन्होंने अपना काम कर दिया और बस ठीक है. नो, ये सोचे बिना कि आपका गुरु जो उसकी उम्र है क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एज और जेंडर, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और दादी को भी इस चीज का एहसास था, इसीलिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिसके पैर मैं छू रही हूँ वो सिर्फ एक 12 साल की बच्ची है. वो लड़की उस टाइम पे ना तो दादी की पोती थी और ना ही कोई छोटी बच्ची थी. इनफैक्ट उस मोमेंट में वो दादी के लिए उनकी गुरु थी और यही सोचते हुए दादी ने उस लड़की के पैर छुए. राइट. दैट ग्रैंडमदर्स एक्शन ऑफ टचिंग हर ग्रैंडडॉटर्स फीट टीचर्स अस दैट अ टीचर, गुरु डिजर्व्स utmost respect, gratitude and honor रिगार्डलेस ऑफ एज, स्टेटस और फैमिली रिलेशनशिप्स. भाई चाहे हमारे कोई पारिवारिक संबंध क्यों ना हो उस टीचर से, कोई फर्क नहीं पड़ता, या कोई संबंध नहीं है परिवार से, या वो किस उम्र का है, उसका सोसाइटी में क्या स्टेटस है, क्या फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है या क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बैकग्राउंड है उस टीचर का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एक टीचर की जो आइडेंटिटी होती है वो सिर्फ ये होती है कि वो टीचर होता है. उसके अलावा वो कौन है, क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या उम्र है उसकी, कोई फर्क नहीं पड़ता. एक टीचर का काम है सिखाना, और जो टीचर अच्छे से सिखाता है, पूरी शिद्दत के साथ सिखाता है, वो उस रिस्पेक्ट के लायक भी है. और ये बात दादी समझती है, इसीलिए उन्होंने अपनी 12 साल की पोती, जो उस समय उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक टीचर है, एक गुरु है, उसके पैर छुए. राइट. एंड ऑल्सो हाईलाइट्स हर immense humility and reinforces that learning is a lifelong sacred endeavor. इससे ये भी समझ में आता है कि वो क्या किस चीज पर जोर डालती हैं दादी इस एक्शन से, कि जो सीखने की जो प्रोसेस होती है, जो लर्निंग प्रोसेस होती है, वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है. वो किसी भी मोमेंट में आके रुकनी नहीं चाहिए. बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा आंसर है, बट मैं इस पर बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड नॉट जस्ट द आंसर, टू अंडरस्टैंड द एसेंस, टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, कि कितना जरूरी है हमारे लिए ये समझना कि सीखने की उम्र नहीं होती. तो सीखने से कभी अपने आप को रोकिएगा मत. ठीक है. अगर आपने अपने आप को सीखने से रोक दिया तो कहीं ना कहीं खुद को टॉर्चर कर रहे हैं आप. तो सीखने से कभी खुद को रोकिए मत, क्योंकि सीखना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रोसेस जो कि बहुत ही सेक्रेड है. इट्स अ सेक्रेड एंडेवर, मतलब बहुत ही प्योर और बहुत ही पवित्र एफर्ट है, पवित्र प्रयास है. ये एंडेवर का मतलब होता है आपके जो एफर्ट्स होते हैं, आपके जो प्रयास है. तो एक बहुत ही पवित्र प्रयास है ये, जो जीवन भर आपको करते रहना चाहिए. नेवर लेट एनीथिंग स्टॉप यू फ्रॉम लर्निंग. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What does the following line tell us about the broader theme of the story? मतलब ये पर्टिकुलर लाइन जो दी हुई है, जो इटैलिक्स में लिखी हुई है, उससे हमें क्या थीम समझ में आती है स्टोरी की. ठीक है. मतलब स्पेसिफिकली ये लाइन जो है कौन सी थीम बताती है स्टोरी के बारे में. लाइन क्या है? फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमिन्ड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल. इस सेंटेंस से हमें समझ में आता है कि अगर आप दृढ़ निश्चय कर ले तो हर समस्या का समाधान हो सकता है. आप हर प्रॉब्लम को, हर चैलेंज को, हर स्ट्रगल को ओवरकम कर सकते हैं, मतलब आप उसे पार कर सकते हैं. तो दृढ़ निश्चय मतलब इफ यू आर डिटरमिन्ड. राइट. तो यहाँ ये लिखा हुआ है थीम्स ऑफ डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ निश्चय. पर्सिवियरेंस, पर्सिवियरेंस का मतलब होता है कि लगातार निरंतर मेहनत करते चले जाना. भले जैसे दादी है वो कन्नड़ अल्फाबेट सीख रही है, तो एक हार्मलेस एफर्ट है ना, मतलब एक हार्मलेस चीज सीख रही है, वो फायदा ही होगा, किसी का नुकसान तो नहीं है ना कि दादी कन्नड़ अल्फाबेट सीख रही है. भाई समाज के लिए कितना नुकसान है, ऐसा कुछ नहीं है ना. इनफैक्ट कुछ ना कुछ भला ही होगा. तो ऐसा कोई भी काम करना जो अच्छा है, सही है,
वो लगातार उसकी तरफ मेहनत करते जाना, आपका जो गोल है उस गोल को अचीव करने में लगातार मेहनत करते चले जाना, चाहे बीच में कितनी भी रुकावटें आए, आपको कितनी बार भी फेलियर का सामना करना पड़े, स्टिल आप फिर से आप गिरते हो और आप फिर से उठते हो और फिर मेहनत करते हो। तो ये है कि चाहे कितनी भी बार आपको ठोकरे लगे लेकिन आप लगातार मेहनत करते जा रहे हो, दैट मीन्स परसिवियरेंस, राइट। एंड द पावर ऑफ विल या विल पावर जो होती है, इच्छा शक्ति, कि दृढ़ निश्चय आप में होना चाहिए, परसिवियरेंस की क्वालिटी आप में होनी चाहिए कि जहां आप हारने से या फेल होने से ना डरो, और आप में विल पावर, आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो ये काम करना है तो करना ही है, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, उससे डरना नहीं है, राइट। तो ये वो थीम्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर हमारे सामने है, और ये हमें भी समझ में आता है कि भाई आपका जो कमिटमेंट होता है आपके काम को लेकर, कुछ भी जो आप कर रहे हैं वो कमिटमेंट बहुत जरूरी है, पूरी तरीके से आप उस काम के लिए कमिटेड हैं, डिवोटेड हैं कि हाँ मैंने पूरा अपने आप को उस काम को सीखने में, वो काम को करने में इन्वेस्ट किया हुआ है। ये सारी चीजें जरूरी हैं किसी भी चीज में सक्सेस पाने के लिए, कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होते हैं, ठीक है। मीनिंगफुल गोल, नो लिमिटेशन सच एज एडवांस्ड एज और लैक ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग कैन स्टॉप देम फ्रॉम अचीविंग सक्सेस। और ये जो हम मानकर चलते हैं ना कि इतनी उम्र हो गई या हम तो कभी स्कूल गए नहीं तो आप क्या सीखेंगे, इस तरीके की चीजों में मानने की और अपने आप को किसी भी तरीके की रुकावट आने से बचना चाहिए। किसी भी चीज को आप अपने आड़े नहीं आने देना चाहिए आपको, राइट। कि अगर कभी स्कूलिंग नहीं हुई है, भाई दादी की स्कूलिंग नहीं हुई थी लेकिन अगर बाद में आगे चल के उन्हें सीखने को मिल रहा है तो व्हाई नॉट। और चाहे कितनी भी उम्र हो गई हो दादी की, क्या फर्क पड़ता है, अगर उनमें विल पावर है, इंटेंशन है सीखने का, इफ शी इज डिटरमिन्ड, परसिवियर, तो व्हाई नॉट, तो आप बिल्कुल सीख सकते हो। तो किसी भी चीज को अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने देना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं है वो नहीं है तो आप क्या सीखेंगे क्यों सीखेंगे, नो। तो ये वो ब्रॉडर थीम्स है इस चैप्टर की जो हमारे सामने आती है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, how effectively does the story highlight the value of education in supporting personal independence? यानी एजुकेशन जो है वो कितनी ज्यादा मायने रखती है एक इंसान को इंडिपेंडेंट महसूस कराने के लिए, इंडिपेंडेंस बनाने के लिए। सिर्फ महसूस कराने के लिए नहीं कि हाँ मुझे तो इंडिपेंडेंट फील होता है, नो, सिर्फ इतना नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, रियल में इंडिपेंडेंट हूं। और रियल इंडिपेंडेंस को सपोर्ट एजुकेशन किस तरीके से सपोर्ट देती है, ये बेसिकली आपसे पूछा गया है, राइट। तो देखिए, it effectively highlights that education equals freedom, that अगर आप educated हो इसका मतलब आप independent भी हो, आप free हो। क्यों? क्योंकि education का मतलब है जानना, अवेयर होना, समझना। और अगर आप चीजों से अवेयर हो, वेल इन्फॉर्म्ड हो, एजुकेट जब आप होते हो तो बहुत, आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, लिटरेसी की बात मैं यहाँ पर नहीं बोल रही हूँ कि साक्षर होना चाहिए, कि पढ़ना लिखना आता है हाँ हम एजुकेटेड है, नहीं, पढ़ना लिखना आता है हम लिटरेट है, लेकिन जो हम पढ़ लिख रहे हैं उसके मायने हमें समझ में आते हैं, तभी हम एजुकेट हैं। हमारे पास नॉलेज है, अवेयर है हम चीजों से, जैसे साफ सफाई रखनी चाहिए उसके। अब स्कूल पूरी पढ़ ली है, ठीक है, लिटरेट हम हो गए, उसके बावजूद भी कुछ भी पानी पूरी भेलपूरी खाएंगे और जो कचरा वो प्लेट होती है वो वहीं सड़क पर फेंक देंगे, तो क्या हम एजुकेट कहलाएंगे क्या? नहीं। तो ये होती है कि अगर आपकी एक सही एजुकेशन है तो तभी आप जो है इंडिपेंडेंट हो सकते हो, क्योंकि आपके ओपिनियंस फ्रेम होते हैं, आप आप बेहतर बनते हो, आप अपने आप का एक बेटर वर्जन बनते चले जाते हो, और तभी आप इंडिपेंडेंट फील कर सकते हो और एक्चुअल में इंडिपेंडेंट बन सकते हो, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कि आप जब अच्छे खासे पैसे हैं आपके पास तभी आप इस तरीके से महसूस कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता भी समझ में कैसे आ रहा है, यहाँ पर चैप्टर में भी दिया हुआ है, क्योंकि ये जो दादी है उनकी जो फैमिली है वो फाइनेंशियल स्टेटस उनका बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी वो निर्भर महसूस करती है, उनको वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो भी सुकून नहीं दे रही थी इस टाइम पे कि नहीं क्या हुआ तो मुझे रीड करना नहीं आता तो तिजोरियां भरी हुई है ऐसा सुकून नहीं मिलता था ना उन्हें उस टाइम पे। तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो तो, बट ये सफिशिएंट नहीं होता है, राइट। तो इवन इफ यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, फाइनेंशियली गुड, इवन देन आपको एजुकेट होना बहुत जरूरी है, और वही हमें इस चैप्टर में समझ में आता है, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है उसे बेहतर बनाता है। आप पूरी दुनिया में कॉन्फिडेंटली घूम सकते हो, पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब यहाँ पर टूर्स एंड ट्रेवल्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं कि घूम सकते हो, बेसिकली अलग अलग तरीके के लोगों से आपका मिलना जुलना हो सकता है कहीं पर आपको जाना हो, ना जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोगों से आपको मिलना जुलना हो सकता है ना। तो उन लोगों से की बात सुनना, उन लोगों की बात समझना, वो सिर्फ तभी पॉसिबल है व्हेन यू आर वेल एजुकेटेड। अदरवाइज पता नहीं क्या कह रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था,
लैंग्वेज अलग है इसलिए नहीं, जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे लोगों को पता ही नहीं होता। अच्छा ऐसे टॉपिक भी होते हैं। जो लेवल ऑफ डिस्कशन होता है, एक स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन जो होता है, वो स्ट्रॉन्ग हेल्दी कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन आप सिर्फ तभी कर सकते हो जब आप एजुकेटेड होते हो, जब आप अवेयर होते हो। और जब आप इस तरीके के कन्वर्सेशन कर पाते हो ना, तब जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है वही आपको असली इंडिपेंडेंस देता है, असली फ्रीडम देता है। राइट, आई होप आपको ये पूरा मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया है बेटा, और ये भी समझ में आ गया है दैट इट्स जस्ट नॉट मियरली अ स्टोरी। ठीक है, कि बस मामूली सी एक स्टोरी है कि पढ़ ली, समझ में आ गई कब कैसे क्या हुआ, एक इंसिडेंस पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ये हुआ बस हो गया। ठीक है, ये सिर्फ इतना नहीं है, बहुत डीप मीनिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, और उसे प्लीज जरूर से जरूर समझिएगा। और हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप अपना एक बेटर वर्जन बन सकें, बिकॉज ट्रस्ट मी, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। एंड एज आई ऑलवेज से, कभी भी अपने आप को क्वेश्चन पेपर के लिए तैयार मत कीजिए, उसके बियॉन्ड जाइए, उसके आगे बढ़िए। क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो एक वो जो लिमिटेड वाली चीज होती है ना, स्कूल के बाद आपको वो रियल समझ में आता है कि अरे कितनी ज्यादा चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी जब आप स्कूल में थे। तो अभी आप 9th क्लास में हैं और अभी आपके पास इतना समय आराम से है जहां पर आप बियॉन्ड सोच सकते हो। तो अपनी सोच को, अपने आप को कभी भी लिमिट मत कीजिए। राइट, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से ये कहती हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास 9 के बिल्कुल नए होंगे इस चैनल पे, क्योंकि 9th क्लास में पहली बार पढ़ा रही हूँ मेरे चैनल पर। तो इसीलिए प्लीज इस चीज को, इसकी सीरियसनेस को प्लीज समझिएगा कि बियॉन्ड जाना और सिर्फ सिलेबस को खत्म करने के लिए किसी चैप्टर को पढ़ना मत कीजिएगा। राइट, चलिए यहाँ पर हम ये वीडियो एंड करते हैं। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आपको क्या सारे के सारे आंसर्स अच्छे से समझ में आए, और ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मेक श्योर यू आस्क, जरूर कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स को पता है मैं हर एक क्वेश्चन, हर एक डाउट को आंसर करती हूँ। इसके अलावा बेटा इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतने स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वहीं पर मैं सारे नोट्स और पीडीएफ शेयर करती हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम टाइम में। तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। राइट, और फिर से एक बार याद दिला रही हूँ, डाउट हो, क्वेश्चन पूछना हो, बिल्कुल पूछिए। अपना कोई ओपिनियन शेयर करना हो वो भी मुझे जरूर बताइए, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है। ठीक है, तो मेक श्योर यू कमेंट। ठीक है, अब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा बेटा, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।